हाँ जी, आज का हमारा टारगेट क्या है, क्या करना है हमें आज? देखिए, आज हमें करना है सर एमटीपी, आपके लॉ का पेपर जो सेकंड पेपर है आपका है ना, लॉ और बीसीआर यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसके अंदर जो सेक्शन ए है यानी लॉ, लॉ कितने नंबर का होता है सर? ये होता है 60 मार्क्स का। आपका बीसीआर कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का। ये सब बात आप लोगों को मालूम है। तो हमें आज क्या कवर करना है? हमें ये कवर करना है 60 मार्क्स का हमारा पेपर एमटीपी का, जो आपका लेटेस्ट आया है। देखो इशू कब हुआ है? ये मार्च 22 में इशू हुआ है, यानी आपके इस एग्जाम को एकदम एप्लीकेबल है, बेहतरीन एप्लीकेबल है। चलो सबसे पहले देखते हैं सर इसमें करना क्या क्या। दो तीन पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग एमटीपी को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? पहली चीज सर, हमें पढ़नी चाहिए क्या क्या चीजें, ये सुनो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। पहला, आपको लॉ के लिए स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जो आई बिलीव कि आपने कम से कम एक बार दो बार पढ़ रखा है, रिवीजन उसका अच्छे से कर रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने क्या करा है, हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा आरटीपी पिछले 4 अटेम्प्ट के आपको करके रखना चाहिए, आपके आईसीआई की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो 4 अटेम्प्ट के आप क्या करो, आरटीपी सॉल्व कर लो। देन जो पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, ये आपको अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और अदरवाइज आपको सजेस्टेड आंसर चाहिए उसका तो वो भी अवेलेबल है। वो भी कम से कम 4 अटेम्प्ट के आपने कर लेने, ठीक है? उसके बाद आपका जो लेटेस्ट आपको एमटीपी मिला है वो आप कर लो, ठीक है? तो यानी क्या क्या हो गया हमारा, स्टडी मैट, 4 अटेम्प्ट का आरटीपी, 4 अटेम्प्ट के पास्ट क्वेश्चंस और 1 अटेम्प्ट का आपका एमटीपी। समझ गए? ये चीजें आपको करनी है। बात नंबर 2, सर करने का तरीका क्या होना चाहिए, सुनिए। एक तो है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लॉ जो ऐसा पेपर है, देखो अकाउंट्स में क्या होता है, आपने अगर क्वेश्चंस आप बना रहे हो अच्छे से तो आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, टू सम एक्सटेंट मैटर करता है, अपने वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, सारी चीजें हैं। बट लॉ में क्या होता है, जो चीज आपके दिमाग में क्लियर है, बट कई बार ऐसा होता है जो अकाउंट्स में प्रॉब्लम ये फेस नहीं करते, अगर आपके दिमाग में चीजें क्लियर हैं आप बना पा रहे हो। बट लॉ में क्या होता है, आपके दिमाग में चीजें हैं बट आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, एज इट इज आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हो पेपर में, उसकी दिक्कत आ रही है। तो उसका एक ही उपाय है सर, क्या उपाय बताइए? आपको टेस्ट देना होगा, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लिखने की प्रैक्टिस वो जरूरी है। पेपर 3 और पेपर 4 का प्रिपरेशन आप जिस तरीके से करते हो, अगर वैसा काम आपने पेपर 2 में किया फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझ गए इस बात को? तो आपको क्या करनी है, एक तो प्रैक्टिस करनी है, किस चीज की? लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरी बात, जब आप आरटीपी एमटीपी वगैरह पढ़ोगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे अगर आप स्टडी मैट को पढ़ते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि एक तरफ से यहां से पढ़ना शुरू किया वहां तक पढ़ते चले गए। इससे क्या होगा ना, आपको सारी चीजें एक जैसी लगेंगी, इजी भी लगेंगी, कुछ समझ में भी आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर याद नहीं रह पाएगा, चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं वो आपके दिमाग से क्या हो जाएंगे, स्किप कर जाएंगे। समझ गए बात को? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, एक काम करें, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, अगर आप किसी क्वेश्चन में 100% श्योर हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो ठीक है, आप उसको अपने कागज पे क्या करो, एक अलग से नोटबुक बनाएंगे आप उसमें उसके पॉइंट्स लिखेंगे सारे, जब आपको जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत है आप वो एक्सप्लेन करिए, अदरवाइज पॉइंट्स लिखिए। और जहां आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है, थोड़ा भी डाउट आ रहा है, आप अपना स्टडी मटेरियल क्या करें, रेफर करें, या आपने जो भी रिवीजन नोट्स बना के रखा है आप उसको क्या करें, रेफर करें। तो बहुत जरूरी है, आप उसको अपने साथ रखिए। क्वेश्चन आया उसको जाकर के वहां से क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि जो मैं सोच रहा था और जो बुक में दिया हुआ है वो आपस में टैली कर भी रहा है या नहीं कर रहा। समझ गए बात को? चलिए, क्योंकि होता क्या है ना, मान लो कई बार ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है, उसमें 6 पॉइंट्स लिखने हैं, आपको 4 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, 2 याद नहीं आ रहे, आपने क्या करा, चलो 4 याद आ रहे हैं, आप आगे बढ़ गए, फिर फायदा क्या हुआ रिवीजन करने का? वो 2 पॉइंट अगर आप वहां जाकर के पढ़ोगे फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे, या हो सकता है वहां पे आपको क्या मिल जाए, कोई बढ़िया एग्जाम्पल मिल जाए जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, तो आपको उससे क्या होगा, काफी ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात हो गई, तो आप उसको क्या करोगे, रेफर करोगे फ्रॉम आपका स्टडी मटेरियल। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है आप उसको रेफर करेंगे कहां से, आपके स्टडी मैट से। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद ये तो हो गया एग्जाम के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। अब दूसरी बात सुनिए, जब आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल के अंदर तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको 15 मिनट का समय मिलेगा एग्जाम से पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब देखो, मैं अभी जैसे एग्जांपल लेकर चलता हूं लॉ के लिए, लॉ में अगलों ने क्या करा है, देखिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं।
लॉ में क्या है, अगलों ने आपको देने हैं कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां और 5 क्वेश्चन यहां, यानी कुल मिलाकर के वो आपको देंगे कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जिसमें से क्या रहेगा उनका, ये देखो, और 6 क्वेश्चन क्या होंगे, 12 मार्क्स ईच। सबके अंदर अंदर हो सकता है किसी में 2 हो, 7 नंबर 5 नंबर, या 3 क्वेश्चन एबीसी करके दे दें, वो अलग बात है, बट सारे क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा, 12 मार्क्स ईच। तो अब देखिए, एक हो गया इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रहेगा कंपलसरी, कंपलसरी ये आप लोगों को मालूम होगा, और उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7। तो यानी यहां पे अब कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 और 5, अरे एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया, चलो इसको हटाओ, 7 कहां से आ गया मामला, इतना नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन कंपलसरी है, इसको अलग रखिए, इसको आप रखिए अलग, क्योंकि कंपलसरी है। बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे आपको चॉइस है, क्वेश्चन के अंदर आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं रहेगी, ये बात आप याद रखिएगा। आपको चॉइस किसमें मिलेगी, आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप चाहो, कोई सा भी एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो आप उसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो 15 मिनट के अंदर आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि आपको जो क्वेश्चन छोड़ना है, जो आपका, देखो क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे से पढ़ो, हर बच्चे के साथ क्या होता है, कोई ना कोई एरिया उसका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ रखा है ना, कोई आपका स्ट्रेंथ होगा, कोई चैप्टर आपका वीकनेस होगा। तो वीकनेस वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया आप उसको क्या करिए, स्ट्रेट अवे आप क्या करिए, बिल्कुल ऐसे करके काट दीजिए कि भाई ये हमने अटेम्प्ट नहीं करना, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना। बात समझ में आई? तो आप ये चेक करो, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 ये 5 क्वेश्चन को बैठ के पूरा पढ़ लो। फिर आप देखो इन पांचों क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे कम आता है या फिर एकदम नहीं आता। समझ के बात? तो अच्छा, इसमें भी देखो सोचने वाली बात है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए और बी है, आपको क्या हो रहा है, ए आ रहा है बी नहीं आ रहा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए और बी है, आपको बी आ रहा है और ए नहीं आ रहा, तब आप क्या करेंगे? ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि सर 4 का ए बना दिया और 5 का जो है हमने बी बना दिया, इस पे तो नंबर मिलने वाला नहीं है। किसी एक क्वेश्चन का वो नंबर दे देंगे जो आपने पहले लिखा होगा, बाद वाले क्वेश्चन को वो छोड़ देंगे, तो ये तो सर वर्क करेगा नहीं। तो क्या करना है, फिर आप ये देखोगे कि भाई अगर 4 का ए आपको आ रहा है तो अच्छे से कौन सा आ रहा है, 4 का ए या 5 का बी। फिर आप ये देखोगे कि सर ये नहीं आ रहा हमें और ये भी नहीं आ रहा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम कुछ तो भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ लिख सकते हैं, उसको आप चेक करो। से फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है कि भाई ये वाला तो एकदम नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 5 का जो ए है वो थोड़ा थोड़ा सा हमें मालूम है, थोड़ा बहुत कुछ भी उसमें कहानियां हम बना सकते हैं। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 को चुन लो और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको पूरी तरह से क्या कर दो, आप खत्म कर दो कि हमने उसको अटेम्प्ट नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये उस 15 मिनट का, देखो लोग क्या करते हैं मालूम, क्वेश्चन नंबर 1 उनको सबसे पहले दिखता है, बैठ के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बात बताओ, उससे आपको क्या मिलेगा? वो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप बनाओगे ही, छोड़ आप सकते नहीं हो, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, तो आप उसको पढ़ के करोगे भी क्या? आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ये आपका हो गया उस 15 मिनट में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर एक क्वेश्चन पे हमें आइडियली कितना समय ऑन एन एवरेज देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप आकर के बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो था वो लेंदी था, तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, हम क्वेश्चन को ना टाइमली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जैसे होता क्या है, हम हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर जाके इमोशनल, जैसे कोई क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहा है, अब मान लो मैं आपके साथ एक एक चीज शेयर करता हूं, ये देखिएगा, आपको अगलों ने दिए कितने मिनट, 180 मिनट, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट, जिसमें से लगभग लगभग 30 मिनट आपने क्या कर लिया, मैं मान के चलता हूं एरर्स एंड ओमिशंस, क्या लिखते हैं, ये होता है ना आपके लिखा हुआ वो बिल वगैरह इनवॉइस पे लिखा होता है, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ई एंड ओ, भूल चूक लेनी देनी। जैसे आपने किसी से कुछ पूछना है, किसी ने आपसे कुछ पूछना है, फिर आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, रिवीजन करना है, इधर उधर देखना है, जो भी कुछ आप कर लो। या फिर अगर एक वो 150 मिनट्स में अगर हमने अपना टारगेट ठीक से पूरा नहीं किया, तो ये जो है हमारे पास बफर स्टॉक के रूप में काम आएगा। चलो इसके लिए हमने 30 मिनट्स रख लिया, अभी 150 मिनट्स हैं,
जिसके अंदर हमें अटेम्प्ट करना है कितने नंबर का सर 100 मार्क्स का। तो आप बताइए हमें एक नंबर के लिए कितने मिनट मिल गए सर 1.5 मिनट हमें मिल गए पर मार्क। ये समझ रहे हैं आपको एक नंबर के लिए रफली देखो ये कोई थंब रूल नहीं है कि भाई इससे कम या इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए, एक आपको आइडिया रहना चाहिए इस चीज का। तो अब देखो यहां पे लोग गलती क्या करते हैं जो आपने नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा आया है सर 4 मार्क्स का। तो अब अगर हमारा 1.5 मिनट पर मार्क का रूल अगर आप लगाओ तो इसमें आपको कितना लगाना चाहिए अराउंड 6 मिनट। लेकिन सपोज करिए आपको ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया से आता है, आपने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर 12 मिनट 15 मिनट लगा दिए। अब बताइए क्या होगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कंपलसरी क्वेश्चन है सर अच्छे से लिखना है और हमने खूब मेहनत से खूब सारे पन्ने भर दिए तो वो हमें 4 की जगह इसमें 6 नंबर दे देगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आप इमोशनल हो सकते हैं, जो पेपर चेक कर रहे हैं वो तो इमोशनल नहीं होंगे। होता क्या है जब आप इस पे ज्यादा मिनट दे देते हो तो जो क्वेश्चन मान लो कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है तो यहां पे पड़ती है दोहरी मार। क्या दोहरी मार पड़ती है, एक तो ये अच्छे से आ नहीं रहा, सोच सोच के लिखना है। दूसरी बात आपने क्या किया, जो आपका प्रेशियस टाइम था, लिमिटेड टाइम था, वो आपने किस पे खर्च कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन का भी जो टाइम था वो भी आपने जाकर के किस पे खर्च कर दिया, इस वाले क्वेश्चन पे जो आपको अच्छे से आता था। अब आप पे डबल प्रेशर आएगा, एक तो सोच के लिखना है, दूसरा टाइम नहीं है। तो जानते हैं क्या होगा, या तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे, एक चीज तो ये हो सकती है आपके क्वेश्चन छूटेंगे, या फिर क्या होगा आप क्वेश्चन पढ़ने में या आंसर लिखने में कुछ गलती कर जाएंगे। समझ गए, आप कुछ और सोच के आओगे, क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लोगे, कुछ का कुछ लिख करके आ जाओगे, फिर बाद में वो चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है एग्जाम हॉल के अंदर। क्या सर, वो जो पेपर मिलने के बाद जो 15 मिनट होते हैं आंसर शीट मिलने के पहले, उसमें हमें यह डिसाइड करना है कि सर ये 5 में से जो 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो कौन सा एक छोड़ना है, वो आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात, आपको टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना है, बिल्कुल थंब रूल के तरह नहीं, बट आपको दिमाग में वो चीज रखनी है। जैसे अगर कोई सवाल आपको 15 मिनट का है, 15 नंबर का आ गया, तो आप कितना समय लगा दोगे, अराउंड 25 मिनट्स लगा दो, आप लगा दो। क्योंकि अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो कितना हो जाएगा आपका, अराउंड 22.5 मिनट होते हैं, 25 लगा दो, 27 लगा दो, आधा घंटा लगा दो। लेकिन ऐसा थोड़ी आप उस पर आप 45 मिनट लगा देंगे, ऐसा थोड़ी आप कर सकते हैं, आपको अलाउड ही नहीं है करना। समझ गए बात को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और बता दूं, ध्यान में सिर्फ रखने से काम चलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग में चीजें रहती हैं, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखते हो आपको नहीं पता कि आप एग्जाम हॉल में कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। आपने सोच लिया कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, मान लो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने कितनी देर में बना लेना, 25 मिनट, लेकिन आपकी स्पीड ही नहीं है उतनी अच्छी, आपको वो क्वेश्चन बनाने में 1 आवर लग गया, फिर आप क्या करेंगे। समझ गए। तो इसका तरीका क्या है, आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना है, बिना टेस्ट लिखे आप एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो यकीन मानिए बिना प्रैक्टिस मैच खेले, बिना अभ्यास की अगर कोई आदमी, कोई टीम क्रिकेट का मैच खेलने चली जाए तो उस टीम का क्या होगा, वही हालत हमारी भी एग्जाम हॉल में हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गई बातें, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलो जी मालिक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके अंदर कितने पार्ट अगलों ने दे रखे हैं, देखिए 1 का ए बी और सी, अच्छा 3 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, कितने कितने नंबर के, ये देखो 4 मार्क्स, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है सर, ओके 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा 1 का सी, सर 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। ओके, चलो चलो, यानी आपको मालूम होना चाहिए सर 6-6 मिनट इस पे लिख करके हमें आना है। जितना, कई बार लोग पूछते हैं सर 4 नंबर का क्वेश्चन है सर कितने पेज लिखना है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, बताओ। इसमें क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप 6 मिनट में जितना लिख सकते हो लिख दो, जितना आपको आता है आप लिख दो, ना तो उससे कम लिखना ना उससे ज्यादा लिखना, बात खत्म हो गई। समझ गए, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, सुनिए। मिस्टर मूर्ति वॉज ट्रेवलिंग टू मनाली विद हिज वाइफ बाय बस ऑफ हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, एक बस है, उसके अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं, मिस्टर मूर्ति और मिसेज मूर्ति, और ये बस जा रही है कहां पे, मनाली जा रही है। ठीक है,
और ये बस है हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड की। ओके ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट इन द बस, अच्छा बस खराब हो गई रास्ते में, द ड्राइवर हैड टू स्टॉप द बस इन मिडवे, ओके, इन कोल्ड नाइट, ठंड का मौसम है ना। और ड्राइवर ने क्या बोला पैसेंजर्स को, टू गेट द शेल्टर इन नियरेस्ट होटल, आप एक काम करो, जो बगल में होटल है आप उसमें क्या कर जाओ, चेक इन कर जाओ। और वो होटल भी काफी दूर है सर, कितनी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है वहां से, उस जगह से, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, मिसेज जो मूर्ति हैं यानी मिस्टर मूर्ति की जो वाइफ हैं, उनको लग गई सर्दी, सर्दी लग गई और वो बीमार पड़ गई, ड्यू टू बीइंग आस्क्ड टू गेट डाउन एंड शी हैड टू वॉक इन कोल्ड नाइट टू रीच होटल। क्या बात है, इमोशनल क्वेश्चन है ये भी। बताओ हम इमोशनल होते हैं तो क्या गलत करते हैं, ये तो एग्जामिनर जो है वो इमोशनल हुआ पड़ा है। चलिए जी, मिस्टर मूर्ति वो भी कह रहे हैं क्या भाई, उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट क्या करा, सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का क्वेश्चन है, यानी सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, समझ में आई बात। चलो, फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस 1, होटल चार्जेस 2 एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो फॉर हिज वाइफ, एक्सप्लेन वेदर मिस्टर मूर्ति वुड गेट कंपनसेशन फॉर विच ही फाइल्ड द सूट। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो एक और बात डिस्कस कर लें पहले ही, कि सर इसका आंसर हमें लिखना कैसे चाहिए। तो सबसे सही तरीका क्या है, जो इंस्टीट्यूट भी फॉलो करता है आपको भी फॉलो करना चाहिए। क्या तरीका है सुनिए, वो तरीका है हमारा पीएफसी। क्या तरीका है हमारा, पीएफसी। पीएफसी तरीका क्या होता है सर, पी का मतलब होता है जो प्रोविजंस, जो इस क्वेश्चन पे जो प्रोविजंस लगेंगे। एफ का मतलब होता है सर फैक्ट ऑफ द केस, यानी इस केस में है क्या, 2-4 लाइन में थोड़ा उसी को घुमा फिरा करके आप लिख दो। और सी का मतलब होता है कि आपका कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन पे, यानी इस प्रोविजन के बेस पर आपका कंक्लूजन क्या बन के निकलता है, समझ गए। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करिए, पहले प्रोविजन लिख दीजिए, फिर फैक्ट लिख दीजिए क्वेश्चन के, और फिर क्या करिए आप अपना कंक्लूजन भी वहां पे लिख के चले आइए। क्लियर है, चलो चलो चलो। तो देखें अब इन्होंने, देखो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे पहला पैरा में ये क्या कर रहे होंगे, ये प्रोविजन लिख रहे होंगे कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डैमेज वगैरह की बात हो रही है, तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 73। सर सेक्शन लिखना कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सेक्शन लिखना जितना कि आपके लिए जरूरी है सुबह 4 बजे उठ करके योगा करना, ओके, डेली वॉक पे जाना। अगर आप जा पाते हो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं भी जा रहे हो और अपने बाकी काम दिन के कर ले रहे हो, तो जिंदगी आपकी चलती रहेगी। आप बस ये मत करिएगा, अगर याद है आप सही सही लिख के आओ, अगर याद नहीं है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत लिख के मत आना। और कॉन्फिडेंस में रहिए, अगर आपने सेक्शन नहीं भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने बाकी प्रोविजंस अच्छे से लिख दिए आपको नंबर मिल जाया करते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड दैट, अच्छा अगर सेक्शन 73 की बात कर रहा है तो क्यों ना हम एक काम करें, चल के जरा चेक करें कि हमारा स्टडी मटेरियल इस पे कहता क्या है भाई। चलो देखते हैं हमारा स्टडी मटेरियल क्या कहता है। ये देखिए स्टडी मैट पे अगर आप जाओगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी में आएगा, इसी में मिलेगा ये, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कर लिया। हाँ, सूट फॉर डैमेजेस मिला आपको, सूट फॉर डैमेजेस। अब देखिए सूट फॉर डैमेजेस में क्या बात आती है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज काउज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें कहते क्या है ये लोग, when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach। अच्छा जी, वाह वाह वाह। और which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी भाई आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हो, अपना परफॉर्मेंस ठीक से पूरा नहीं करते, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसको लॉस हुआ है वो क्या करेगी आपसे, वो डैमेज क्लेम करेगी। लेकिन कौन सा डैमेज, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट, जो नॉर्मली सबको मालूम है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो सकता है। और विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट,
टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, या फिर आप सामने वाली पार्टी को बता दो कि भाई अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे ये चीज आपसे क्लेम करेंगे, आप उसको बता के चलो, वो चीज आपके लिए फिर अलाउड है। समझ गए? अच्छा, सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। यानी सर बहुत दूर, ये कल्पनाओं की लंबी लंबी उड़ान नहीं उड़नी आपने, सर ये हो गया तो इससे ये हो गया, उसे चेन रिएक्शन आपने नहीं बना देना है। बात समझ रहे हैं भाई? जो डायरेक्ट कनेक्शन है, जो डायरेक्ट नेक्सस बनता है, आप वहां तक जाओ, उससे आप फिर आगे, उससे वो उतना दूर तक आपने जाना है नहीं। तो ये सर आपके स्टडी मैट में दे रखा है। अब देखें इससे, इसको कोरिलेट करके देखते हैं जरा। बताओ क्या लगता है, क्या लगता है भाई, अगर ये बस खराब हो गई है, अगर ये बस खराब हो गई है, तो ठीक है, आपको परेशानी तो हुई है, इनकन्वीनियंस तो आपको हुआ है, तो आप एक काम करो, इनकन्वीनियंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उनसे डैमेज क्लेम कर सकते हो। अच्छा, आपको होटल में उन्होंने ठहरने के लिए बोला, तो होटल के जो चार्जेस आप वो भी क्लेम कर लो, चलो और बताओ। लेकिन आई डोंट थिंक ये मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, वो बीमार, देखो सब लोग तो बीमार नहीं पड़ जा रहे ना, इनकी वाइफ बीमार पड़ गई, तो अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट, ये इसका कोई डायरेक्ट नेक्सस यहां पे नहीं बन रहा। लेकिन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिए पहले पैरा में इन्होंने क्या लिखा, प्रोविजन लिखा, ठीक है। सेकंड पैरा में ये क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ द केस लिख देंगे। फैक्ट ऑफ द केस क्या है, और एकदम हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, इस पैरा को आप थोड़ा छोटा ही रखिएगा। इन द इंस्टेंट केस मिस्टर मूर्ति क्या कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट हिमालय ट्रेवल्स फॉर डैमेजेस फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस, होटल चार्जेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। बस क्वेश्चन जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया, जो क्वेश्चन फ्रेम कर दिया उन्होंने। चलो, पूरा फैक्ट नहीं बताना कि बस खराब हो गई थी, मनाली जा रहे थे, ये है वो सब आपको नहीं करना। चलिए ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवर प्रोविजन एंड द फैक्ट, यानी प्रोविजन भी हमने बता दिया, केस के फैक्ट्स भी बता दिए, इट कैन बी सेड। अब यहां पे क्या आ रहा है सर, कौन सा पार्ट आ रहा है, कंक्लूजन का पार्ट आ रहा है। ये आप क्या कर रहे हो, अपना आंसर कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। मिस्टर मूर्ति कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस, जो उनको जो परेशानी हुई है उसके लिए डैमेज क्लेम करेंगे, एंड होटल चार्जेस, यानी ये जो इनको जाना पड़ा 1 किलोमीटर दूर, यहां जाकर के इन्होंने होटल में इन्होंने स्टे करा, तो उसका जो होटल चार्जेस है वो वगैरह क्लेम कर लें। हाँ, बट नॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ बिकॉज इट इज अ रिमोट और इनडायरेक्ट लॉ। समझ गए बात को? तो ये आपका टू द पॉइंट आंसर बन के निकल के आता है। क्लियर है, कोई ऐतराज? चलिए आगे बढ़ें। चलो अब देखिए आगे क्या है ये, रोहन इनकॉर्पोरेटेड एन ओपीसी। अच्छा, ये ओपीसी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। इन्होंने क्या करा है, रोहन जी ने एक 1% कंपनी फॉर्म किया। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इंडिकेट द नेम ऑफ हिज ब्रदर विनोद एज द नॉमिनी। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं, विनोद को अपना नॉमिनी बना रहे हैं। रिलेटिव को नॉमिनी बना सकते हैं? हाँ सर, रिलेटिव को नॉमिनी नहीं बनाएंगे तो और किसको बनाएंगे, किसी स्ट्रेंजर को? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हाउएवर, लेकिन अच्छा, तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरे समझ से, नॉमिनी के बारे में कुछ जांच पड़ताल करेंगे कि नॉमिनी इंडिविजुअल को बनाना है, रेसिडेंट को बनाना है, सिटीजन को बनाना है, किसको बनाना है, वगैरह वगैरह, वही सब कुछ पूछेंगे, तो आपके दिमाग में वो अब क्लिक करना चाहिए। अब क्या हो रहा है, विनोद इज स्टार्टिंग इज न्यू बिजनेस इन अब्रॉड, वो बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है बिजनेस स्टार्ट करने, एंड नीड्स टू लीव इंडिया परमानेंटली। ओहो, क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ रहा है, ड्यू टू द फैक्ट विनोद इज विथड्रॉइंग हिज कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। It is mandatory for Vinod to withdraw his nomination, and can Rohan make his 17-year-old son as a nominee in such a case? बताइए क्या लगता है? एक काम करिए ना सर, क्या क्यों ना एक काम करें, चल के देखते हैं स्टडी मैट क्या कहता है इसके बारे में। बताइए कहां पे मिलेगी ये चीज, कहां पे मिलेगी बोलो? ये मिलने वाला है सर हमें कंपनीज एक्ट के अंदर। कहां मिलेगा ये हमें? कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, मालिक हमारा ओपीसी, मिला मिला मिला, ये देखो, हाँ जी, आ गया आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, 1% कंपनी। अब इसमें देखिए क्या इन्होंने बोला है, देखो इसमें ढूंढो भाई नॉमिनी से रिलेटेड बात कहां मिलती है। देखिए बोल्ड में इन्होंने हाईलाइट करके क्या दिया है, ओनली ए नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो यानी इसका जो कौन था भाई था ना शायद, उसको इन्होंने बनाया था, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। अच्छा, इंडियन सिटीजन भी होना जरूरी है भाई, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। तो रेजिडेंट होना एकदम जरूरी नहीं है, 182 डेज वाला क्राइटेरिया इस पे नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम 120 दिन वो इंडिया में रहे in the immediately preceding financial year, shall be eligible to incorporate an OPC and shall be a nominee for the sole member of OPC। यानी वही बना भी सकता है और वही क्या बन सकता है, नॉमिनी भी बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या बातें समझ में आई, सुनिए। अच्छा, उसके बाद देखिए एक बात और, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल। चलो ये बेटे वाला एग्जांपल तो जो पॉइंट है वो यहीं पे क्लियर हो गया कि भाई बेटे को आप बना नहीं सकते बिकॉज उसकी उम्र कितनी है, 17 साल की है। बट ऊपर वाला देखिए पॉइंट, इस साल अगर वो 120 डेज रहा है तो इस साल तो वो रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अब तो वो परमानेंटली जा रहा है। तो एक बात बताओ, नेक्स्ट ईयर से अब वो 120 डेज रहेगा कहां से, इंडिया में, समझ रहे हैं? तो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन भी है, और रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, मैं मानता हूं रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, बट 120 डे का स्टे तो जरूरी है इंडिया में। अगर वो नहीं कर पाएगा तो बेहतर है कि वो क्या करे, अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले। चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, दो पॉइंट पूछा है, तो आप क्या करिए, आप ये कर सकते हो कि आप पहले प्रोविजन लिख दो, और प्रोविजन लिखने के बाद फैक्ट एक लाइन में भी नहीं, फैक्ट छोड़ो, इसमें 2 पॉइंट है ना, तो आप प्रोविजन लिखो और प्रोविजन के बाद सीधे आप आंसर, आपका कंक्लूजन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, 4 मार्क्स 6 मिनट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए, यस इट इज मैंडेटरी फॉर विनोद टू विड्रॉ हिज नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी एज he is leaving India permanently as only a natural person who is an Indian citizen and resident in India or otherwise। देखो नेचुरल पर्सन तो होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, हाँ रेसिडेंसी जो है वो जरूरी नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज उसमें कोई पंगा नहीं है, बट स्टे इन इंडिया कितना जरूरी है, नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वही नॉमिनी बन सकता है। तो अब भैया वो अब तो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा कंडीशन, क्योंकि वो परमानेंटली शिफ्ट कर रहा है, तो ही नीड टू विड्रॉ हिज नॉमिनेशन। समझ गए बात को, कोई एतराज? और सेकंड पॉइंट, नो रोहन कैन नॉट मेक हिज 17-year-old son एज नॉमिनी because no minor shall become member or nominee of the OPC or can hold beneficial interest। उसको बेनिफिशियली जो आप इंटरेस्ट भी आप उसको नहीं दे सकते। क्लियर है, कोई एतराज? आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर का। ब्रीच ऑफ कंडीशन को सर ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना है, ओहो क्लासिकल क्वेश्चन, ये तो कई बार बार पूछते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन। तो सर ये केस वाला क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, उठा के सारे पॉइंट लिख दीजिए, बात खत्म। कहां पे मिलेगा सर ये, अगेन देखो कहां पे मिल सकता है ये हमें, ये मेरे ख्याल मिलना चाहिए कंडीशन एंड वारंटी। देखो तो कहां पे मिलेगा, ये देखिए सर, कंडीशन एंड वारंटी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है ये, देखिए। ओके, अच्छा कंडीशन और वारंटी आपको मालूम है ना, कंडीशन क्या होता है, जो मेन पर्पस है, ये देखो आपको मिलेगा यहां पे, कंडीशन क्या है, कोई ऐसा स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वारंटी क्या है, वो कोलेटरल है टू द मेन पर्पस, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए सुनिए, आप कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, हां सर क्यों नहीं कर सकते, बड़े गलती की छोटी सजा दी जा सकती है, छोटी गलती की बड़ी सजा नहीं दी जा सकती, बात समझ में आई? तो ये चेक करिए सेक्शन 13 क्या बोलता है भाई, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा पंगे, जो यहां लिखा होगा वही वहां भी लिखा होगा। वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो अगर इस केस में क्या होगा, अगर बायर ही क्या बोल दे रहा है, नहीं नहीं मैं तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करूंगा, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर सकता, समझ गए, उसको तोड़ नहीं सकता, वो क्या करेगा, सिर्फ डैमेज क्लेम करेगा। चलिए जो चीजें आपको यहां मिलेंगी वही चीजें आपको वहां पे भी मिलेंगी, ये देखिए 4 पॉइंट क्या क्या है। ओके, इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, जिसमें अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था 2 तरह के कंडीशन होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री वेबर और एक है कंपल्सरी वेबर, याद आया? वॉलेंट्री में क्या है, वेव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, उसने क्या बोल दिया, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे भी जमता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, अभी मैं किसी के पास गया और मैंने बोला मेरे को
एप्पल वाला फोन चाहिए, आईफोन चाहिए मेरे को। अगले ने क्या किया, उसको लग रहा है कि नहीं इसको समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ये वैसे ही आईफोन बोल रहा है, उसने क्या करा कि एंड्रॉइड फोन दे दिया। ठीक है, तो आप बताइए क्या ये ब्रीच ऑफ वारंटी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है? खतरनाक रूप से ब्रीच ऑफ कंडीशन है ये। बट क्या हुआ, 4 दिन के बाद किसी ने मेरे को बोला, अरे ये फोन आप तो एप्पल बोल रहे थे, ये तो आपने सैमसंग का फोन ले लिया। ठीक है, अब मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या है, 4 दिनों में मुझे उस फोन की पड़ गई है आदत। उस फोन का कैमरा क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा छोड़ो यार, अब जैसा भी है रहने दो। तो आप क्या करेंगे, डैमेज क्लेम कर लो। बट आप खुद ही क्या बोल रहे हो कि मैं इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान रहा, नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। समझ गए बात? तो देखिए, where the buyer altogether waive the performance of the condition, a party may for his own benefit waive by stipulation। आपको खुद को ये फोन अच्छा लगने लग गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड बी अ वॉलेंट्री वेवर बाय द बायर, यानी उसको ऐसे डरा धमका के नहीं, भाई उसने अपनी मर्जी से ये वेव कर दिया। सेकेंड पॉइंट, where the buyer elect to treat the breach of the condition as breach of warranty। यानी अब बायर क्या कह रहा है, बायर ने उस कंडीशन को पूरी तरह से तो इग्नोर नहीं किया, बट वो ये कह रहा है कि ओके ओके, देखो ऊपर वाले में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में अंतर समझो। फर्स्ट पॉइंट में उसको परवाह ही नहीं है इस बात की कि कोई कंडीशन टूटी भी है। जो चीज आपने उसको दी है वो उसको इतनी पसंद आ गई कि अब उसको याद भी नहीं है कि मैंने मांगा क्या था। समझ रहे हैं? और सेकंड कंडीशन में क्या है, वो कह रहा है ठीक है वापस नहीं करूंगा, बट मेरे को नुकसान तो देखो हुआ है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा, बट आप मेरे को क्या करो, कंपनसेट करो, आप मेरे को डैमेजेस उसके लिए दे दो। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी, दैट इज टू से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस। देखो पहले वाले केस में तो आप डैमेज भी क्यों क्लेम करोगे, उसने आपको जो सामान दिया वो आपको जो आपने मांगा था उससे ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको एंड्रॉयड वाला फोन जो है आईफोन से ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आप डैमेज भी क्यों क्लेम करने जाओगे बताओ। लेकिन सेकंड वाले केस में आप क्या कर रहे हो, आप डैमेज क्लेम कर लो इंस्टेड ऑफ रिपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हियर द बायर हैज नॉट वेव द कंडीशन बट डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज वारंटी। यानी देखो क्या बोला अगलों ने, वॉलेंट्री वेवर में क्या बोला, वेव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अगला पॉइंट देखिए, अब कंपलसरी है 2-3, अब 2-3 कंपलसरी है, ये देखिए, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ना कंबाइंड है, दो चीजें वो कंबाइंड है, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। जैसे मान लो मैंने आपको एक फोन दिया और साथ चार्जर दिया, अब चार्जर आपको बहुत पसंद आ गया, फोन पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप फोन रिटर्न कर दोगे चार्जर रख लोगे, ऐसा होता है कहीं बताओ? ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। एक एक बैटरी एक इन्वर्टर है, वो साथ में हमने आपको सेल किया, आपने क्या करा, इन्वर्टर रख लिया, बैटरी रिटर्न करना चाह रहे हो, ऐसे नहीं चलती चीजें। आप या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खारिज करो या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन फेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ, एक्सेप्टेंस मींस एक्सेप्टेंस एज इनसाइड इन सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपने क्या करा, उसको देख समझ के आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट या उसका एक हिस्सा आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई अब आप बाकी चीजों को वापस नहीं कर सकते, तो ये कंपलसरी आपने क्या कर दिया, उसको वेव कर दिया। अच्छा, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ इटसेल्फ बाय रीजन ऑफ इंपॉसिबिलिटी और अदरवाइज, कोई भी रीजन से वो जो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है वो क्या कर दिया, लॉ के तरफ से ही एक्सक्यूज हो चुका है। यानी जैसे मान लो वो चीज अब इम्पॉसिबल हो गई, इलीगल हो गई, कोई इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, और अब वो अगर जो सेलर अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करेगी तो वो अगेंस्ट द लॉ चला जाएगा, तो फिर तो भैया उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लेके चलो, आपने किसी स्टेट के अंदर कोई आदमी कहीं पे ठहरने आया और आपने उसको बोला कि आप उसको कोई खाना सप्लाई करोगे और साथ में कोई अल्कोहलिक ड्रिंक आप उसको सप्लाई करोगे, बट जो जिस दिन वो पार्टी का डेट था उसके पहले सरकार ने क्या कर दिया, वहां पे वो शराबबंदी को जो है उसने लागू कर दिया। तो अब एक बात बताइए, क्या वो वहां पे अब लिकर आपको दे सकता है? वो दे ही नहीं सकता। तो अब आप उसको ये थोड़ी बोलोगे ब्रीच ऑफ कंडीशन है, वो बोलेगा ठीक है एक काम करो, आप मेरे को जाकर के परमिशन दे दो, मैं सप्लाई कर देता हूं, फिर आप भी जेल के अंदर मैं भी जेल के अंदर। बात समझ में आई आपको? तो ये चीज यहां पे इन्होंने आपसे कहा है। चलिए देखते हैं भाई, देखिए यहां पे भी क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी आप रिपुडिएट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डैमेज क्लेम कर लो, या मन ना करे तो वो भी क्लेम मत करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो, ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। बात समझ में आई आपके? आप बड़े पाप की छोटी सजा दे सकते हो या कोई भी सजा नहीं दे सकते, लेकिन आप किसी छोटे गुनाह की आप कोई बड़ी सजा नहीं दे सकते। क्लियर है आपको ये बात? चलिए, where the buyer altogether waive the performance, where the buyer elect to treat the breach of condition as breach of warranty, तो ये दो क्या हो गए आपके? वॉलेंट्री। और where the contract is non severable, और बायर क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। एंड where the fulfillment of condition और वारंटी is excused by law। क्लियर है? चलिए, तो हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें देखो कितने नंबर का पूछा है अगलों ने? 7 मार्क्स, 7 नंबर का क्वेश्चन है सर ये। तो इसके हिसाब से आप देख लेना, 7 नंबर का क्वेश्चन तो लगभग 10 मिनट तो आपको लिखना पड़ेगा। 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट आपको लिखना पड़ेगा इसको। चलो, कह रहे हैं भाई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाओ, और इसमें ये बताओ कुछ रूल्स वगैरह रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या, इसके इन्फोर्समेंट के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना। अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, एक आध एग्जांपल से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके निकलते चलो। बताइए जरा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहां पे मिलेगा आपको? चलिए सर, वही काम हम तो इधर से जाके चेक करेंगे। ये देखिए, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। चलो भाई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? यहां देखिए, यहां देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 याद रह जाए, बहुत अच्छा। नहीं याद रहे तो भी चलेगा, डेफिनेशन लिख के आने की कोशिश करिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने का या कुछ ना करने का। इफ सम इवेंट, सम फ्यूचर इवेंट which is collateral to such contract does or does not happen in future। यानी कहने का मतलब क्या है? कोई इवेंट फ्यूचर में अगर होगा तो हम ये काम करेंगे, नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे, या अगर नहीं होगा तो हम ये काम करेंगे और होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे अगर आपका काम का करना या ना करना डिपेंड करता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे देखो, उन्होंने बोला भी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे अगर कोई हमने शिप का इंश्योरेंस करवाया, अगर शिप डूब गई तो पैसे मिलेंगे, अगर शिप नहीं डूबी तो पैसे नहीं मिलेंगे, खत्म हो गई बात। समझ गए? इंडिमनिटी, अगर कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करी जाएगी, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। गारंटी, अगर सामने वाले ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो हम पे कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा। ओके, ये सब देख लीजिएगा। अब देखो, एसेंशियल ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और इसके बारे में ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन किससे पूछा गया है? रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट। अब देखो, इसके अंदर कितने रूल हैं? ए बी सी डी ई एफ, 6 रूल हैं। तो भैया 6 रूल को थोड़ा थोड़ा एक लाइन में हल्का फुल्का सा लिख दीजिएगा। देखें क्या क्या, सुनिए। पहला रूल क्या कहता है मालिक? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। किसी चीज के होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिंजेंट है। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी। अगर बी जो है सी से शादी कर ले तो ए उसको पैसे देगा। अब क्या हो रहा है? सी की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई। अब बताइए, क्या बी उससे शादी कर पाएगा कभी भी? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है अगलों ने, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट identifies happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced unless and until the event happens। जब तक आप उससे शादी करोगे नहीं, वो आपको पैसे देगा नहीं। इफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगले की डेथ हो गई, देन द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स वॉइड। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, ये किसी चीज के ना होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एग्जांपल से देखिए, P agree to pay Q a sum of money if a particular ship does not return। अगर कोई शिप नहीं आता, जैसे डूब गया, तो हम आपको क्या करेंगे? पैसे देंगे। तो बताइए, ये पैसे वो उसको कब देगा? जब शिप एक्चुअली में नहीं आता, वो डूब जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, A agree to pay sum of money to B if certain ship does not return, however the ship returns back। और शिप आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हमने क्या बोला, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम आपको पैसे देंगे, तबीयत खराब हुई नहीं,
आपने सुना है ट्रैवल इंश्योरेंस का नाम सुना है? आप बाई प्लेन बाई ट्रेन कहीं से कहीं ट्रैवल करोगे या रेड बस वगैरह से भी अगर आप ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। अब देखो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, अगलों ने क्या बोला, अगर आपको रास्ते में कहीं दिक्कत आई, आप ठीक से नहीं पहुंच पाए तो आपको पैसे देंगे, बट आप ठीक से पहुंच गए तो फिर आपको वो पैसे क्यों देंगे? बात समझ में आई? देखिए क्या कह रहे हैं ये, वेयर अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी चीज के ना होने पे वो डिपेंड करता है। इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन इट इज हैपनिंग, सॉरी इट हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, अब उसका होना पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? जैसे आप यहां से वहां तक सही सलामत पहुंच गए तो अब ट्रांजिट लॉस का कोई, जैसे आप कहीं से कहीं गुड्स भेजते हो तो उसका ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है। किस चीज के लिए? अगर वो सामान ठीक से नहीं पहुंच पाया तो हम आपको पैसा दें, सामान पहुंच गया तो अब ठीक से नहीं पहुंच पाने की कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं, बची तो पैसे मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वेयर अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटीजेंट ऑन अ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, अब इसका होना संभव नहीं, अब इसका ना होना ही संभव है। Section 33 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event does not happen, it can be enforced only when the happening of the event becomes impossible and not before. बात समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं, ट्विस्ट तो नहीं लग रहा आपको, ट्विस्टेड तो नहीं लग रहा कि भाई होना नहीं होना, अरे कुछ नहीं, आराम से चिल्ड रहो। अगर होने पे पैसा मिलना है तो हो गया तो पैसा मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा हो गया कि वो नहीं ही होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, वाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात? और अगर नहीं होने पे पैसा मिलना है तो होना इम्पॉसिबल अगर हो गया तो नहीं होना अपने आप हो गया, पैसा मिल जाए, ऐसे करके चीजें चलती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको इधर इस वाली स्लाइड में मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार ये चीज। चलो एक काम करते हैं, पहले उसको पढ़ ही लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, यहां पे आ जाओ, मैं आपको ये दोनों चीजें पहले बता दूं। ये देखिए, अगर हैपनिंग पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सुनिएगा, हैपनिंग पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज की हैपनिंग पे होता है? बीमार पड़ने पे। ठीक है, तो अगर बीमार पड़ने पे कोई इंश्योरेंस है, समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई, जैसे कोई चीज की अगर ऐसा होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे पैसा मिलेगा। तो यहां हैपनिंग ऑफ, ये हैपनिंग की बात कर रहा हूं मैं, हैपनिंग, हैपनिंग की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या है, सुनिएगा ध्यान से, अगर वो चीज हैपन हो जाती है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर उसकी हैपनिंग इंपॉसिबल हो जाती है, उसकी हैपनिंग इंपॉसिबल हो जाती है, देखिए क्या लिखा है अगलों ने, अगर हैपनिंग इंपॉसिबल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, अगर हैपनिंग क्या होगी, अगर ये हो जाती है इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? वॉइड। बात समझ में आई आपके? ठीक है, तो अगर मान लो ट्रांजिट इंश्योरेंस है, सामान ठीक से पहुंच गया, अब बताइए एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की हैपनिंग अब पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो गया? खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। चलिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है, नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी ने क्या करा, वो फसल होती है ना खेत में, उसके उसका इंश्योरेंस कराया। क्या इंश्योरेंस कराया कि अगर मान लीजिए अगर बारिश नहीं होती है, अगर बारिश नहीं होती है 1 महीने के भीतर तो आपको पैसा देगा। अगर बारिश नहीं होती है, होता है फसल वाले किसान लोग कराते होंगे, तो अगर बारिश 1 महीने के भीतर नहीं हुई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी? पे करेगी। अब देखिए, अगर नॉन हैपनिंग हो जाती है, अगर वाकई में 1 महीने तक बारिश नहीं होती है तो क्या होगा? पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉन हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, यानी हैपन हो जाता है, यानी क्या हो गया? बारिश हो गई, बारिश हो गई तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। अगर नॉन हैपनिंग क्या हो गई? इम्पॉसिबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। समझ गए? आराम से एक बार पढ़िएगा, सोचिएगा, आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगलों ने क्या पॉइंट बोला है सर हमसे। A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event impossible. अब एकदम
दूर तक एकदम ना, बहुत ज्यादा मत सोचना, हल्के फुल्के में रखना चीजों को। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल पढ़ो समझ में आ जाएगा। वेयर ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी, बी मैरी सी। अगर बी सी से शादी कर ले तो इसको पैसे देगा। सी ने डी से शादी कर ली। अब बताइए बी सी से शादी कैसे करेगा? अब आप ये मत कहिएगा सर सी जो है वो बाद में डी को क्या कर देगा, डिवोर्स दे देगा, या डी मर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, सी और बी आपस में शादी कर लेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। शादी हो गई ना, कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या मान लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म। सीजे टू बी इनफोर्सेबल, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? चलिए अच्छा, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। अब ये देखो, ये वही वाली बात है, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। यानी ये क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो हमने क्या बोला कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई 1 महीने का या 1 दिन का या 1 घंटे का, हमने कोई इंश्योरेंस किसी चीज का लिया है। मैं सारे एग्जांपल देखो इंश्योरेंस पे ही आते हैं इस पे, लेकिन चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इंडिमनिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या करा, किसी बंदे को किसी वर्कशॉप में काम करने के लिए भेजा। सामने वाला क्या बोल रहा है, इसने हमारा सामान तोड़ फोड़ दिया तो हमने बोला चलो 6 महीने की हम गारंटी लेते हैं। और बताओ आप, अगर 6 महीने तक इसने आपके यहाँ कोई भी सामान की तोड़फोड़ कर दी तो उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो बताइए ये गारंटी कितने दिन की है, ये आपने जो ये इंडिमनिटी का आपने जो दिया है क्लॉज उसको, वो कितने दिन का है, ये 6 महीने का है। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट happening within the fixed time. तो देखिए section 35 says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time become void if at the expiration of time such event has not happened। 6 महीने तक उसने कोई गलती की ही नहीं, 7वें महीने में उसने सामान तोड़ दिया, बताओ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम, एक ही चीज को घुमा फिरा करके ये कर रहे हैं। अगर कोई चीज ना करने पे 1 महीने तक अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको पैसे दूंगा। सपोज करो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि आप इसको सामान बेच दो, अगर 1 महीने तक आप इसको लोन दे दो, लोन में गारंटी आपने पढ़ा है ना, मैंने क्या बोला, अगर 1 महीने तक इसने आपका लोन नहीं चुकाया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको लोन का रीपेमेंट कर दूंगा। अब देखो 1 महीने तक उसने लोन नहीं चुकाया तो मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन अगर उसने 30 दिन में के भीतर भीतर लोन चुका दिया तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये खत्म हो गया, वॉइड हो गया, अनइनफोर्सेबल हो गया। समझ में आई बात आपको? देखिए क्या कह रहे हैं, contingent contract to do or not to do anything if a specified certain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired। 30 दिन में अगले ने पैसे नहीं दिए, मैं अगले से पैसे मांगूंगा। and such event has not happened on or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen। यानी वही वाली बात ये कह रहा है। क्लियर है आपको? बोलिए कोई ऐतराज? और कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो शुरू से वॉइड है भाई, ये तो शुरू से वॉइड है, ये तो कंटिंजेंसी शुरू से वॉइड है। आपने क्या बोला, अगर 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 कल आसमान से नहीं, अगर कल आसमान में चांद गायब हो जाए तो मैं आपको पैसे दूंगा, कोई सेंस बनता है इस बात का? या कल सूरज पश्चिम से निकले तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, पूरब से निकले तो फिर आप मेरे को देना, ऐसे क्या कर रहे हो? तो ये जो है कोई इंपॉसिबल इवेंट को आप पकड़ के चल रहे हो तो ये तो शुरू से ही वॉइड है, इसको तो इन्फोर्स आप करा ही नहीं सकते। ये देखो लिखा है, ए एग्री टू पे बी 1 लाख इफ सन राइजेज इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। कोई सेंस नहीं बनता भाई इस बात का, ये शुरू से ही गया बीता कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो है भाई, और बोलो ना, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐतराज यहां तक बताइए? चलो 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 बी, चलो बी वाला पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं आपसे, अच्छा 7 नंबर का वो क्वेश्चन था तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन डाल दिया, कुल मिला क्वेश्चन कितनी देर का सर, 12 नंबर का है, तो यानी अपने को कितना समय लगाना है आपको मालूम है, मल्टीप्लाइड बाय 1.5। चलिए, एलएलपी में क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, क्या कह रहा है देखो, एलएलपी में बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी किसमें होती है, जो कंपनी में होती है ऑन वन हैंड, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ऑन द अदर हैंड। डिस्कस करो, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको दो पॉइंट को समझा देना है अच्छे से कि सर कंपनी के अंदर जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो भी हमें एलएलपी में मिल जाती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड, एक्सेप्ट कोई पार्टनर फ्रॉड करे। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड नहीं करता तो लायबिलिटी क्या रहती है आपकी, लिमिटेड रहती है। और सेकंड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी पे जितने रूल्स रेगुलेशन, जितने कंप्लायंसेस लगते हैं उतने कंप्लायंसेस
आपके एलएलपी पे नहीं लगते, पार्टनरशिप से थोड़े ज्यादा हैं बट कंपनी के मुकाबले काफी कम है। समझ गए? तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें और कोई सोचने वाली बात है नहीं। आप स्टडी मैट से भी रेफर कर सकते हो, वरना यहां से भी पढ़ लो भाई। ये देखो अगलों ने क्या क्या बोला है भाई, कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी मिलती है। क्यों भाई? ये देखो लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, जितने पार्टनर हैं वो एजेंट होते हैं किसके? एलएलपी के। यानी अगर पार्टनर कल को कोई पंगा कर देगा तो पार्टनर तो उसके लिए अकाउंटेबल है, साथ में एलएलपी भी अकाउंटेबल है। देखो याद रखिएगा, एजेंट के किए हुए काम के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होता है, बट प्रिंसिपल के किए हुए काम के लिए एजेंट कभी लायबल नहीं होता। समझ रहे हैं? तो अगर मान लो कोई पार्टनर कुछ गलती करता है तो वो पार्टनर लायबल है, और साथ में वो जो एलएलपी है वो भी लायबल है, मगर अदर पार्टनर्स लायबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आई? ये देखो ये एक एलएलपी है, इसके अंदर 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, इसने कोई गलती करी तो ये अकाउंटेबल होगा और ये एलएलपी भी अकाउंटेबल होगी, बट ये दोनों को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ गए? देखिए क्या कह रहे हैं, बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। आप किसके एजेंट हो? आप सिर्फ एलएलपी के एजेंट हो, आप बाकी पार्टनर के एजेंट नहीं हैं। म्यूचुअल एजेंसी जो आप पार्टनरशिप में पढ़ते थे कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है, उसका यहां पे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है? The liability of the partner will be limited to their agreed contribution, while the LLP itself will be liable for the full extent of the asset. समझ गए बात को? हाँ, अगर आप फ्रॉड कर रहे हो फिर अलग है, वहां तो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, खैर वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, देखो क्या होता है पार्टनरशिप में आपको जो देखो सरकार क्या करती है, देखो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या करता है, टॉप और बॉटम फिक्स कर देता है और कहता है बीच में आपको जितनी उछल कूद मचानी है आप मचाते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कंपनी जब कितना जो है आपको छूट नहीं देता, वो बड़ा बांध के रखता है। तो एलएलपी जो है ना वो कंपनी ये पार्टनरशिप के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, बट कंपनी के मुकाबले तो काफी आसान है, उसमें कंप्लायंसेस काफी कम। बात समझ में आई? देखिए ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। The LLP allow the member the flexibility of organizing their internal structure, जैसा आपका मन करे म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट, अपना एग्रीमेंट बनाओ बेहतरीन उसके हिसाब से चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। The LLP form enable entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical discipline to form commercially efficient vehicle suited to their requirement। आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप बिजनेस करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना जैसा स्ट्रक्चर रखना है रखो, जैसे काम करना है करो, जो मन में आए करो। इसीलिए एलएलपी एक सूटेबल व्हीकल है फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। तो आपको देखो पार्टनरशिप जो है, अगर आप पार्टनरशिप बना के शार्क टैंक में जाओगे वो लोग ऐसे ही भगा देंगे आपको, वो लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। कंपनी आप नहीं बना सकते क्योंकि आपका जो अभी स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो काफी छोटा है। तो समझ रहे हैं बात को आप? तो आप कंपनी के लेवल पे जाना नहीं चाहते, और अगर आप पार्टनरशिप के तौर पे कहीं मार्केट को दुनिया को फेस करते हो तो वो आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करते। तो एलएलपी आपको क्या देता है? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। समझ गए? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देता है। यानी क्या देता है आपको? ये आपको देता है लिमिटेड लायबिलिटी की बेनिफिट कहां से? कंपनी से, और आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी की बेनिफिट दे देता है ये पार्टनरशिप से। क्लियर है? यहां तक कोई ऐतराज? चलिए अब हम लोग इसके बाद ये देखो 3 4 5 6 3 में 4 5 6 करने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, यहां तक अगर कोई ऐतराज है तो प्लीज बताइए। आपको अगर दिक्कत आती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और उस चीज को क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलो।